हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे पूरा। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था वॉइस, है ना। तो ये लेक्चर नंबर 2 है वॉइस का। वॉइस में हमने प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम फोकस कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर्स कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं सेंटेंसेस को समझने में। एक वोज वर्ब पूरा सेंटेंस बदल देगा। आज वो सब डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर सभी की बता दूं कहां पे क्या पॉसिबल है। हमने 4 चीजें कर ली थी ना। अब एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 है सिंपल पास्ट टेंस का। इसकी स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव दोनों। जो हमने टेंस में पढ़ी थी वो स्ट्रक्चर कौन सी थी? एक्टिव। अब हम पैसिव कर रहे हैं वॉइस में, ठीक है। अब जैसे हमने क्रिकेट का एग्जांपल लिया था, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसको सिंपल पास्ट में लिखें, क्या लिखेंगे? ही प्लेड क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता था, उसकी पास्ट हैबिट है, प्रेजेंट हैबिट नहीं है। तो सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर क्या बनी? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होती है सिंपल पास्ट की। कौन सी है? एक्टिव। अब इसको पैसिव करना है। पैसिव कैसे करेंगे? क्रिकेट वॉज, यहां वॉज या वर्ड डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम, ये बन जाएगा, है ना। अब क्रिकेट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? वॉज या वर डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, कभी भी वॉइस है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होंगे। कल भी मैंने बताया था आपको ये। प्लस बाय प्लस हिम। हिम क्या है? हिम है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट से आप क्या समझते हो? जैसे ही है, ही का क्या मैंने कल भी बताया था ये आपको, ही का क्या बनता है? हिम। ये कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव। और ये कौन सी फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव। शी का क्या बनता है? हर। दे का क्या बनता है? देम। ठीक है, समझ गए। वी का क्या बनता है? अस। ये सारे आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन होती हैं। ठीक है, इसी डन। चलिए, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया सिंपल पास्ट का, एक्टिव। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है? पैसिव। डन। इसको आप लिख लीजिए। एक्टिव मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल में सेंटेंस, इसके नीचे ये स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर थी ना जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इसकी पैसिव क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब। इसके हिसाब से ये सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पास्ट में काम चल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा वो क्रिकेट खेल रहा था, तो मैं सिंपल क्या लिख दूं? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा कुछ लिख देते हैं ना। समझ गए स्ट्रक्चर? ये क्या बन गया आपका? सब्जेक्ट। ये आपका क्या बन गया? वॉज या वर डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर या प्लूरल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ याद आया? ये हमने टेंस में पूरा पढ़ा था। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने टेंस अच्छे से लगाया हुआ।
तो आई रिकमेंड कि इसको करने से पहले आप टेंसेस की वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर आइए, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटर आपके लिए वही रहेगा। ये कौन सी फॉर्म है? एक्टिव। पैसिव बनाना है। पैसिव में कन्वर्जन कैसी होती है? क्रिकेट वोज या वर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट से ये ध्यान रखना, ये वोज या वर अकॉर्डिंग टू किसके हैं? सब्जेक्ट। ये अकॉर्डिंग टू किसके होगा? ऑब्जेक्ट। यहां नीचे मैं लिख देता हूं, दिस इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जो यहां पे लिखेंगे, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्रिकेट वोज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब इसके नीचे स्ट्रक्चर क्रिकेट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद वोज या वर, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। और क्रिकेट आपका सिंगुलर है, इसलिए यहां पे हमने वॉज का यूज किया है। बीइंग क्या है? एड ऑन। मैंने बताया था एड ऑन सिर्फ एक ही हो सकता है, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। प्लेड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय तो लगाते ही है। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ही। ये लिख लो, ये आपकी बन जाएगी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, कौन सी फॉर्म है? पैसिव फॉर्म है। समझ के बात ये। और यहां साथ में नोट करके चीज लिख लेना, इन अ सेंटेंस एड ऑन्स मस्ट बी वन। सिर्फ एक एड ऑन हो सकता है। एंड इट इज प्लेस्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। और इसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। ये आप नोट करके साइड में जरूर लिख लीजिएगा कि ये हमारा एड ऑन क्या होगा। ये बीइंग हमारा क्या है? इसमें एड ऑन है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया गया। ठीक है, अब ये क्यों लगाया गया? डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी है। अगर यहां भी हेल्पिंग और मेन होगी, फिर फर्क क्या रहेगा? इसलिए हम एड ऑन्स का यूज करते हैं। एड ऑन्स होते हैं ये वाले, बी, बीइंग, ये सारे एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन्स क्या होते हैं? बी, बीइंग, बीन, ये सारे तीनों के तीन क्या है? एड ऑन्स हैं। ठीक है, ये हम क्यों लगाते हैं? स्ट्रक्चर्स डिफरेंशिएट करने के लिए। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने सब्जेक्ट था, मेन वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, या मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, डिफरेंशिएट हो गया। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, यहां मैंने एड ऑन लगा दिया, डिफरेंशिएट हो गया। कोई फर्क तो होना चाहिए ना एक्टिव पैसिव में, नहीं आपको स्ट्रक्चर कैसे समझ में आएगी? ये डिफरेंशिएट करते हैं एड ऑन्स। तो ये एड, इसका नाम होता है एड ऑन्स। ये एड ऑन्स कौन से होते हैं? बी, बीन और बीइंग। ये तीनों एड ऑन्स होते हैं जो वाइडली हम यूज करते हैं सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है जी, आई होप आपको दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाने से पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे हम अभी चलते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है जी, आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं इरेज कर देता हूं। हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। या अगर आपने लिखा नहीं है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर इसको प्ले कर लिए, है ना, ताकि आपका सारा काम हो जाए। अब नेक्स्ट टेंस क्या है? पास्ट। एग्जाम्पल नंबर 7, पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले बताओ ये यूज कहां पे करते हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का पास्ट। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, कल मैं घर गया, मैच खत्म हो चुका था। मैं घर गया,
उसके पहले ही काम हो चुका। अब मैं भी तो पास्ट में ही घर गया था, मैं आज की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं कल की बात कर रहा हूं कि कल मैं घर गया था, मैच खत्म हो चुका था। मेरा घर जाना एक्शन 1, मैच का खत्म होना एक्शन 2। अब मैच मेरे घर जाने से पहले काम हो चुका, मेरा घर जाना तो पास्ट है, उसके पास्ट में भी एक काम हो गया, मैच का खत्म होना। तो पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? तो ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब ये मैंने लिखा ही हैड प्लेड क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेल चुका था, मतलब इसके पहले भी कोई काम हुआ है ना, ही हैड प्लेड क्रिकेट। अब ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया हमने? हैड। यहां हैड ही लगता है, हैज हैव कहां लगता है? प्रेजेंट में, यहां पास में हैड लगता है। और ये हैड हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ये तो बन गई स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? एक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके पीछे लिख देते हैं एक्टिव। अब इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करें? पैसिव लिखेंगे हम, क्रिकेट हैड बीन, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। अब देखिए कैसे, क्रिकेट क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट। हैड क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब। प्लेड क्या बन गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मेन वर्ब है। फिर यहां पे क्या लग गया? बाय। और हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। किसकी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। ये आपके सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ही का क्या बन जाएगा? हिम बन जाएगा। अब एक बात देखिए, यहां हेल्पिंग वर्ब यहां भी है। यहां अगर मैं बात करूं, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही तो है। ये क्या है? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब यहां भी लिख दूंगा, इसलिए मैंने बीच में एड ऑन अप्लाई कर दिया, बीन। एड ऑन क्या अप्लाई कर दिया मैंने? बीन। अब देखो तीन एड ऑन थे, एक तो बी था, एक बीइंग था, एक बीन था। ये यूज करते हैं इनडेफिनेट में। कहां यूज करते हैं? इनडेफिनेट में। ये कहां यूज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में, आईएनजी आ गया। और ये कहां यूज करते हैं? परफेक्ट में। ये तीनों एड ऑन्स हैं, और ये तीनों एड ऑन्स का क्या रीजन है मैं आपको समझा चुका हूं। कौन सा एड ऑन कहां पे यूज होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे एड ऑन क्या यूज करेंगे? बीन, क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर्स है इनकी एक्टिव, और ये कौन सी स्ट्रक्चर है इसकी? पैसिव। और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एड ऑन आप नहीं कर सकते। जैसे अब मैं अगला एग्जाम्पल दूंगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब, समझ गए बात? अभी मैं दोबारा आपको बताऊंगा। अब जैसे मैं पहले एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। मैंने लिखा है यहां पे, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एक मैं लिख रहा हूं, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब समझो क्या फर्क है। ये स्ट्रक्चर है पहले वाली, ये किसकी स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। दूसरी किसकी है? हैड आ गया। किसकी स्ट्रक्चर होती है ये? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तीसरी शैल हैव आ गया। शैल हैव बीन प्लेइंग, शैल हैव बीन प्लेइंग। किसकी होगी स्ट्रक्चर ये? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब ये तीनों का मतलब क्या है? ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, तीनों का मतलब क्या है? इसका मतलब मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, सुबह से शुरू किया था, अभी भी खेल रहा हूं, ठीक है। अगले का मतलब आई हैड बीन, कि मैंने सुबह से शुरू किया था क्रिकेट खेलना और कुछ देर पहले मेरा मैच खत्म हो चुका। एट प्रेजेंट मैं खेल नहीं रहा, कुछ देर पहले हमारा मैच खत्म हो चुका। अब एट राइट नाउ आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस नंबर 2, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, अब भी खेल रहा हूं और अभी मैच खत्म नहीं हुआ, आगे भी खेलता रहूंगा। यहां एक पक्की बात है, पक्का पता है। अभी मान लो 20 ओवर का मैच है, 10 ओवर हुए हैं, आप ये कह सकते हो, मतलब हाफ, एक इनिंग खत्म हुई है, एक इनिंग्स बची हुई है, तो आप कहोगे वी कह दो, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वहां पे ये यूज करोगे, ठीक है। अब मान लो 20 ओवर का मैच है, मैच 7 बजे शुरू हुआ था, 10 बजे मैच खत्म हो जाएगा, 3 घंटे का 20-20 मैच होता है, 11 बजे आप ये बात कहोगे। मान लो 20-20 मैच है, इंडिया का मैच है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, T20 मैच है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेलिंग गलत पड़ गई इसकी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, T20 है, 7 बजे शुरू होना है, 10 बजे खत्म हो जाना, ठीक है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 20-20 मैच है, 20 ओवर का। आपने 8:30 बजे, नहीं सॉरी 8:30 बजे कह रहे हैं, आपने ये ड्यूरेशन दे रखी है आपको, मैंने आपसे पूछा 11 बजे, 11 बजे आप कहोगे कि द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 PM, मतलब वो 7 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। पूछा 11 बजे है, 10 बजे वो खेलना बंद कर चुके, तो 11 बजे किसकी बात करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि मतलब एक्शन शुरू हुआ, चला, प्रेजेंट में नहीं चल रहा, कुछ देर पहले खत्म हो चुका, तो यहां पे आएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं यही बात 9 बजे, तो आप क्या कहोगे? द प्लेयर्स शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7, 9 बजे पूछा मैंने, मतलब कि प्लेयर 7 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 9 बजे हैं, हाफ इनिंग्स हुई है, एक इनिंग्स बची हुई है, अभी आगे भी खेलते रहेंगे, तो आप क्या यूज करोगे? द प्लेयर्स शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट में मुझे आगे का नहीं पता, अब मैंने आपको 10 बजे पूछा, क्या कहोगे आप? द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7, मतलब प्रेजेंट में खेल रहे हैं, अब आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे कंफर्मेशन नहीं है, यहां कंफर्मेशन होती है, ये डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में, ठीक है जी क्लियर। ये हम पहले भी पूरा डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन में आपको दे चुका हूं, आपको समझ में आ चुका होगा सारी चीजें। अब हम वॉइस के ऊपर बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी हम लिख लेते हैं अभी। इरेज कर दूं ये मैंने वैसे ही आपको बीच में बता दिया थोड़ा क्लैरिटी के लिए। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे इसी की बात करूं मैं, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से खेल रहा था, अब नहीं खेल रहा, अब ये काम नहीं चल रहा, अब काम खत्म हो चुका। ये इसकी कौन सी फॉर्म है? एक्टिव। तो एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, प्लस, समझ गए? प्लस क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फूड, डिपेंडिंग अपॉन, ये आता है अपॉइंट के लिए और ये आता है ड्यूरेशन के लिए। जैसे मैं 3 घंटे कह दूं फिर तो 4 लगता, अब मैंने पॉइंट दे दिया कि सुबह से, कल से, एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट दे दिया, उस रेफरेंस पॉइंट के क्या क्या लगता होता है? सेंस। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, चलो ठीक है, मेन वर्ब है, चलो ठीक है, एड ऑन भी है, तो इसका
जो आपका पैसिव फॉर्म है वो पॉसिबल नहीं है। पैसिव फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। यहां पैसिव आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एड ऑन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है और सिर्फ एक आता है, दो अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इस स्ट्रक्चर का पैसिव फॉर्म बनाना पॉसिबल नहीं है। पैसिव हम क्यों बनाते हैं? डिफरेंशिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहां पे पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ गए मेरी बात? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से पहले ये आप लिख लीजिए, फिर लास्ट रहेगा फ्यूचर टेंस। उसको खत्म करके आज मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं कि स्ट्रक्चर्स को कैसे रीड किया जाता है। वो चीज इंपॉर्टेंट है। वॉइस तो दुनिया बढ़ा देगी आपको, स्ट्रक्चर देखना नहीं कोई सिखाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे देखी जाती है, कि स्ट्रक्चर कितनी रेलिवेंट है, टेंसेस में, वॉइसेस में कैसे कंफ्यूजन दूर की जाती है, वो नहीं पढ़ाते लोग। लोग तो आपको ये करवा देंगे कि चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करो, ठीक है, तो वो सब कर देंगे। बट वो सेंटेंसेस का मीनिंग जब आएगा ना, तब मजा आएगा करने का। वो तब आएगा अगर आपको स्ट्रक्चर्स की नॉलेज है। वो आज ही करेंगे अगर जल्दी से हमारा काम खत्म हो गया। तो पहले जल्दी करो, यहां पे वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन करो। इतने मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 ये है सिंपल फ्यूचर की। मैं हर एक पार्ट को इंडिविजुअली डिस्कस करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। बस टेंसेस का, वॉइस का आपको डिफरेंशिएट हो जाए कि वॉइस और टेंस में क्या फर्क होता है। इसका जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई शैल मीट यू टुमारो। मैं तुम्हें कल मिलूंगा, ठीक है। आई क्या बन गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ विल या शैल। फिर ये क्या बन गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दिस इज एडिशनल इंफो, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाना है लगा लो, ये ऑप्शनल है, ठीक है जी। ये आपकी स्ट्रक्चर होती है सिंपल फ्यूचर की। ठीक है, क्लियर है? डन। चलो अब इसका पैसिव बनाते हैं, या हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं। अभी आप इसको लिखो मत, वो जो लास्ट टाइम चल रहा है उसी को कर लेते हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आई शैल प्ले क्रिकेट, वही लिख लेते हैं। आई शैल प्ले क्रिकेट, ये V1 आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट, उसी को लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको, है ना। चलिए अब क्या लिखें, इसका पैसिव क्या बनेगा? क्रिकेट शैल बी प्लेड बाय। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पैसिव। आई का क्या बनता होता है? मीन। आई का जो ये सब्जेक्ट में आई है, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है? मीन। और स्ट्रक्चर क्या बनेगी? क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या लगता है? विल या शैल। ये विल या शैल का ना डिफरेंस आपको एक मैं अलग टॉपिक में बता दूंगा सारा। और ये बी क्या है? एड ऑन। मैंने बताया था सिंपल में, सिंपल में कौन सा एड ऑन होता है? बी। बीइंग होता है किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। ये प्लेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई, प्लस ये क्या है, एडिशनल इंफो है। ठीक है जी, तो ये आपकी बन जाएंगी स्ट्रक्चर्स। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे लिखेंगे, जैसे आई शैल बी, कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर क्या आता है, विल या शैल, फिर क्या आता है, बी एड ऑन, फिर क्या आता है, V1 ING वाला, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और फिर ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब बताओ, सब्जेक्ट है, चलो जी, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। ये क्या है, मेन वर्ब, बीच में एड ऑन भी पड़ा है। अब डबल एड ऑन आप लगा नहीं सकते। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि एड ऑन क्या होता है। देखो यहां क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, ये विल शैल क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ब है, और V1 क्या चीज है, मेन वर्ब। डिफरेंशिएट करने के लिए एड ऑन आ गया बी। अब यहाँ एड ऑन पहले ही पढ़ा है, तो इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल नहीं है। पैसिव स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, पैसिव स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया, क्योंकि इसके एक्टिव में ही एड ऑन है, और एड ऑन हम 2-3 नहीं लगा सकते, एड ऑन सिर्फ एक ही लगेगा, वो इसमें ऑलरेडी है, तो डबल डबल लगा के काम नहीं बनाना हमें, तो इसकी पैसिव स्ट्रक्चर कभी बन नहीं सकती। इसकी सिर्फ कौन सी स्ट्रक्चर रहती है, एक्टिव स्ट्रक्चर रहती है। अब ये आपको रीजन समझ में आ रहे हैं, तो ये रीजन होता है स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनती। आपने रट्टे मारे हुए कि हाँ ये V1 ING वगैरह होती है, एड ऑन्स का पता आपको होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, तो एड ऑन्स का ये कारण होता है, स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए एड ऑन्स को बीच में प्लेस कर देते हैं, ताकि वो स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर पाए कि हमें एड ऑन्स का क्या फर्क है, वो फर्क समझा पाए। ठीक है जी, यहां समझ में आया पैसिव क्यों नहीं। आई रिपीट, क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बीच में एड ऑन ही तो है, एड ऑन ये पहले आ रखा है, ये देखो एड ऑन आ गया। अब डबल एड ऑन लगा नहीं सकते, तो इसको पैसिव कैसे बनाएं, इसको पैसिव आप बना ही नहीं सकते। तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, क्लियर, डन, समझ में आ गया। जल्दी से लिख लीजिए, फिर एक लास्ट स्ट्रक्चर रहेगी, उसके बाद हम आपको मैं स्ट्रक्चर्स में डिफरेंशिएट करना सिखाता हूं। या वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा, है ना। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर लें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। काम हो चुका होगा, कैसे, आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट by the end of this hour, मतलब इस घंटे के अंत तक मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, ये मतलब है। ठीक है, अब ये बताओ आई क्या चीज है, सब्जेक्ट, अगेन विल और शैल, फिर यहां हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता कभी, यहां फ्यूचर में हमेशा क्या लगेगा, हैव।
प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस बाय, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, एक्टिव। पैसिव करना है, पैसिव क्या लिखेंगे, अब देखो यहां पे ये आपके पास विल शैल हैव, ये आ गया, विल या शैल आ गया। यहां कोई वो आपका नहीं है जो एड ऑन है। एड ऑन 3 मैंने बताए थे, बी नहीं है, बीन नहीं है, बीइंग नहीं है, तो एड ऑन आप लगा सकते हो। अगर ये ऑलरेडी आपके एक्टिव में है, उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अगर ये आपके एक्टिव में नहीं है तो पैसिव बनाया जा सकता है। और यहां पे लिखना, आप इसको नोट करके देख लो, इफ एनी ऑफ द 3 add-ons, if any of the 3 add-ons is there in the active sentence, then its passive form is not possible. समझ गए क्या लिखा है नोट में, कि अगर ऑलरेडी किसी एक्टिव फॉर्म में एड ऑन्स हैं, ठीक है, तो हम उसको पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहां नहीं है, कन्वर्जन हो सकती है। क्या लिखेंगे, क्रिकेट shall have been played by me by the end of this hour। ठीक है, अब यहां क्रिकेट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वेल या शैल, फिर आपका हैव, फिर यहां बीन क्या है, एड ऑन है, प्लेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय, मी क्या है, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ आई, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये सारी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, आपका बन गया एक्टिव टू पैसिव। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, पैसिव स्ट्रक्चर है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। और एक चीज और आप लिख लीजिए, पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ, पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट पॉसिबल because there is already been as an add-on। ये अगला जो आपका लास्ट टेंस था, उसका एड ऑन पॉसिबल नहीं है, उसका पैसिव आप नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी एक्टिव स्ट्रक्चर में ही एड ऑन है। जैसे फ्यूचर का करना है, क्या लिखेंगे, आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, आई शैल हैव बीन आ गया, उसमें बीन एड ऑन पहले ही है। ये सबसे बड़ी एक शॉर्टकट है, एक आपका ट्रिक है करने का, कि अगर किसी की एक्टिव स्ट्रक्चर में एड ऑन है तो उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। एक शॉर्टकट का काम करेगा ये आपको। एड ऑन सिर्फ 3 है, बी, बीन, बीन। बी किसके लिए होता है, सिंपल के लिए, और ये किसके लिए होता है, परफेक्ट के लिए। ये किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूअस के लिए। 3 ही एड ऑन है। अगर ये एक्टिव में ऑलरेडी है तो पैसिव आप नहीं बना सकते, अगर ये एक्टिव में नहीं है तो आप पैसिव इजीली बना सकते हो। ये है डिफरेंशिएट करने का तरीका, कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे चीजों में। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स का था, मैंने आज आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स कराई हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को देख के आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिव बना सकते हैं, नहीं बना सकते।
आप अपना सारा ध्यान स्ट्रक्चर्स पे लगाइए। अगर स्ट्रक्चर्स अच्छे से क्लियर हो गई फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स में बच्चे फंसते हैं, उनको पता ही नहीं होता इसका बनेगा नहीं बनेगा, धक्के से बना के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजों पे बड़ा गौर करने वाली बात है। ये एड ऑन्स क्या होते हैं, ये मैक्सिमम को नहीं पता होता एड ऑन्स क्या होते हैं। ठीक है, बी बीन बीन क्या होता है, इनमें क्या फर्क होता है, ये चीजों का नहीं पता होता। क्लियर है जी? डन, समझ में आ गया? जल्दी से वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस डिफरेंशिएशन वो करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक सेंटेंस डिफरेंशिएशन। कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको ये डिफरेंशिएट करके बताना है कि क्या है इसमें, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है ना। एक मिनट रुकिए, बस मैं बुक ले आता हूं, मैं आपको सेंटेंस लिख देता हूं कुछ, आज उसमें से डिफरेंशिएट करें। First sentence. The officers who were on inspection were discovered many discrepancies. Sentence number 2. The teacher asked the students whether they could tell the name of the man who had been invented steam engine. Third, he seriously wounded during the crossfire and was rushed to the hospital. Police officers sent to the theater
and every nook and corner was checked. अगला, when the minister people were here and there. The city was torn by riots. चलो पहले 6 करते हैं, इनमें आप बताइए क्या, मैं आपको समझाता हूं पहले तो। फर्स्ट देखिए, द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन वर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। क्या सही है? द ऑफिसर्स हु, चलो पूरा ही डिस्कस करते हैं। हु क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन। किसकी बात करेगा? ऑफिसर्स की। ऑफिसर्स क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पे वर लगा हुआ है। ठीक है, द ऑफिसर्स, समझ गए बात? ये हमने प्रोनाउन चैप्टर में किया था। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लेता है। इसका एंटीसीडेंट कौन है? ऑफिसर्स। ऑफिसर्स एक या बहुत है? प्लूरल है, तो वोज या वर लगेगा। बिल्कुल ठीक है। हु वर ऑन इंस्पेक्शन, ठीक है। वर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। ये बताओ, ये डिस्क्रिपेंसीज मतलब जो गलतियां थी, किसने डिस्कवर करी? ऑफिसर्स ने। तो बेसिकली क्या था इस चीज का मतलब? क्या मतलब? द ऑफिसर्स डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। ये एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि वर डिस्कवर्ड मेनी, यहां पे वर नहीं लगेगा। ये वर कब लगता है? जब पैसिव फॉर्म होती है। मतलब ये सही कब होता है? जब हम लिखते हैं मेनी डिस्क्रिपेंसीज वर डिस्कवर्ड बाय द ऑफिसर हु वर ऑन इंस्पेक्शन। मतलब ये सही कैसे होएगा? अगर मैं इसको ऐसे लिखता, मेनी डिस्क्रिपेंसीज वर डिस्कवर्ड बाय द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन, ये सही हो जाता। समझ गए? अब यहां पे क्या था? ये कह रहे हैं ऑफिसर्स ने डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? बहुत डिस्क्रिपेंसीज। तो ये डायरेक्टली एक्टिव फेज में है, और एक्टिव फेज में वोज वर्ड सिर्फ आईएनजी फॉर्म के साथ लगता होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ नहीं लगता। एक्टिव फॉर्म को लो, पास्ट की, सिंपल पास्ट की एक्टिव फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। वोज वर्ब तो होता ही नहीं। वोज वर्ब किसमें लगता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सबसे बड़ी बात होती है वर्ब आईएनजी फॉर्म की होती है, और यहाँ आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है नहीं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वर्ब कैसे लगा दिया आपने? और एक्टिव है, आपको पता है, क्योंकि ये डिस्कवर किसने किया? ऑफिसर्स ने। क्या डिस्कवर किया? डिस्क्रिपेंसीज। मतलब ऑब्जेक्ट पीछे बढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट आगे बढ़ा हुआ है, ये तो एक्टिव फॉर्म होती है। तो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे। समझ गए बात? सेकंड पे आइए। सेकंड क्या हुआ? पहले आपको मैं ना इजी सा करा देता हूं। ये थर्ड बड़ा इजी है। थर्ड पढ़िए। ही सीरियसली वाउंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल। मतलब क्या हुआ? ही जो है वो क्या हुआ? उसको चोट लग, इसका मतलब पता है क्या है? उसने किसी को जख्मी कर दिया। ही सीरियसली वाउंडेड। अब देखो क्या है? ही क्या आ गया? सब्जेक्ट। अगर मैं मानू सब्जेक्ट, सीरियसली क्या है? एडवर्ब। वाउंडेड क्या है? वर्ब आ गई, है ना। मतलब ये काम ही ने किया है। वाउंडेड का मतलब होता है जख्मी होना या जख्मी करना। यहाँ पे जख्मी होने की बात नहीं हो रही, जख्मी करने की बात हो रही है। अगर मैं लगाता ही वॉज सीरियसली वाउंडेड, इसका मतलब सब्जेक्ट वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वाउंडेड V2 V3 सेम होती है। अगर मैं वाउंड की फॉर्म बनाऊं, वाउंड की सेकंड फॉर्म होती है वाउंडेड,
और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बाउंडेड। ये V1, ये V2, ये V3 सेम होती है। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये सिंपल पास्ट की आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर मैं लिखता ही वॉज सीरियसली वाउंडेड, मतलब वो जख्मी हो गया, मतलब उसको चोट लगी है, और ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, समझ गए, वॉज रश टू द हॉस्पिटल मतलब उसको लोग उठा के लेके गए, अपने आप नहीं गया, समझ गए बात ये, मतलब वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अगर यहाँ वॉज ना होता मतलब बंदा अपने आप गया, उसने खुद काम किया, अब काम उसके ऊपर हुआ है, किया किसी और ने, समझ लो बात। तो ये वॉज वर्ब इतना सारा सेंटेंस बदल देगा। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे मैं वॉज ना लगाऊं, ये लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या लग रहा है, ही सीरियसली वाउंडेड, मतलब उसने किसी को जख्मी कर दिया और उसको अस्पताल ले जाया गया। सेंस नहीं बनी ना, वॉज लग गया, वॉज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होती है, मतलब उसको पहुंचाया गया, उसको पहुंचाया गया। अगर वो किसी को जख्मी कर रहा है, उसको क्यों पहुंचाया जाएगा, सेंस नहीं बनी। मतलब क्या आना चाहिए कि वोज, यहां पे वोज लगना चाहिए। अब ये वोज क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसको किसी ने जख्मी कर दिया, ही वोज सीरियसली वाउंडेड, मतलब उसको किसी ने जख्मी करा और उसको अस्पताल पहुंचाया गया। काम उसने नहीं किया, काम दोनों लोगों ने करे हैं, जख्मी भी लोगों ने किया है, पहुंचाया भी लोगों ने है, तभी तो यहाँ वोज वर्ब लग गया। और वोज वर्ब जहां पे होता है V1 ING फॉर्म ना हो, कंफर्म्ड पैसिव होगा। क्या कहा मैंने, वोज वर्ब अगर है V1 ING होगा एक्टिव फॉर्म, अगर वोज वर्ब है V1 ING के बिना 100% पैसिव है। अब यहाँ पे आपका देखो वोज है, वोज है, बिल्कुल ठीक है, ING तो है नहीं, मतलब भी पैसिव है, मतलब उसको अस्पताल पहुंचाया गया, वो खुद नहीं गया, लोग लेके गए उसको। जैसे मैं इसको बनाऊं, ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल बाय द पीपल, बाय द पीपल इररिलेवेंट है, इसलिए लिखा नहीं गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सेंस आ रही है, अगर मैं ये वॉज ना लगाता तो पता क्या था कि उसने किसी को जख्मी कर दिया, किसी को नहीं किया, वो खुद हुआ है। ही वॉज वाउंडेड बाय द पीपल, जो भी वहां पे लड़ रहा था उसके दूसरे बंदे ने उसको जख्मी किया, समझ गए बात। तो ये आपका डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे चौथा सेंटेंस पढ़ो, चौथे में क्या लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स सेंट टू द थिएटर एंड, कह रहे कि पुलिस ऑफिसर्स को थिएटर में भेजा गया और हर एक कोना कोना छाना गया, यही बात हो रही है। पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया या पुलिस ऑफिसर्स ने भेजा, पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया, पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट, यहां वर लगेगा। अगर यहां मैं वर ना लगाता पता क्या होता कि पुलिस ऑफिसर्स ने थिएटर में भेज दिया, क्या भेजा पता ही है ना। तो पुलिस ऑफिसर्स को भेजा गया थिएटर में छानबीन करने के लिए, मतलब एक्शन इनके ऊपर हो रहा है, किसी ऊपर जो अपर अथॉरिटीज होती हैं उन्होंने इसको कहा कि भैया आप जाइए। पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट, वर सेंट का मतलब उनके ऊपर एक्शन हो रहा है, पैसिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं है। और हर एक कोना कोना छाना गया, वोज लगा हुआ देखो, विच कोना कोना क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, किसने छाना, पुलिस। अगर मैं इसको प्रॉपर लिखता क्या बनता, एवरी नूक एंड कॉर्नर वॉज चेक्ड बाय द पुलिस, ऐसे भी लिख सकते हो। वो बाय पुलिस इररिलेवेंट है इसलिए लिखा नहीं गया, समझ गए बात। तो ये चीज है। पांचवें पे आ जाओ, When the minister was shot dead, अब ये बताओ मिनिस्टर ने गोली चलाई है या उसके ऊपर गोली चली है, वोज वर्ब लगा हुआ है, हाँ जी लगा हुआ है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शूट शॉट शॉट होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। वोज वर्ब आईएनजी के बिना है तो सर एक बात ध्यान में आती है कि जब वोज वर्ब आईएनजी के बिना होता है ये पैसिव होती है, और पैसिव में जो आगे होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मिनिस्टर तो रिसीवर है, किया काम किसी और ने है, मतलब मिनिस्टर के ऊपर गोली चली है, समझ गए बात। ये इससे तो ये मतलब निकल रहा है। अगर मैं वोज ना लगाता तो मिनिस्टर ने किसी को मारा होता, अगर मान लो वोज ना लगा होता, तब यहां पे लगा होता व्हेन द मिनिस्टर शॉट डेड, मतलब मिनिस्टर ने किसी को मारा। अब यहां पे वोज लग गया, ये वोज पूरी स्ट्रक्चर बदल देगा।
वॉज का मतलब मिनिस्टर के ऊपर गोली चली है, उसको किसी ने मारा। तो यहाँ समझ गए बात, यहां तक मिनिस्टर के ऊपर गोली लग गई। पीपल वर रन नहीं आएगा, पीपल वर रनिंग आएगा। पीपल वर रनिंग, भाग कौन रहा था, रनिंग कौन कर रहे थे, बंदे भागने शुरू हो गए। तो पीपल क्या है इसका सब्जेक्ट, अभी एक्टिव फॉर्म है कि बंदे ही भाग रहे थे ना इधर उधर, एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म में वोज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का होना जरूरी है, तो रनिंग आना चाहिए। वहां रन लिखा हुआ ये गलती है, तो रनिंग की जगह पे रन की जगह पे क्या आएगा, रनिंग आएगा, क्योंकि वोज वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा होगा एक्टिव में। कुछ क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो ये चीज है। अगला पढ़िए, द सिटी वॉज टॉर्न बाय द रियॉट्स। यहां पे बस एक गलती है, ये पैसिव बिल्कुल ठीक है कि रियॉट्स ने सिटी को बर्बाद कर दिया, ये रिसीवर है सिटी, सिटी ने थोड़ी कोई काम किया है। अब टीयर टॉर टॉन, फर्क ये है, मैंने बताया था पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और वर्ब की पहली फॉर्म होती है टीयर, टॉर, टॉन। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे टॉन लगनी थी, इन्होंने टॉर लगाई हुई है, ये गड़बड़ है। ठीक है जी, ये हो गया। सेकंड रह गया, सेकंड को देखो। द टीचर asked the students whether they could tell the name of the man who had been invented steam engine. who had invented steam engine, कि किसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया है। समझ गए बात, क्योंकि इन्वेंशन किसकी हुई है, स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव फॉर्म में है। और अगर मैं या तो ये लिखते कि द स्टीम इंजन हैड बीन इन्वेंटेड बाय समवन, समझ गए बात। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द मैन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, कि उस बंदे का नाम बताओ जिसने स्टीम इंजन इन्वेंट किया है। एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म में यहां पे बीन नहीं होता। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है। तो ये हमने कुछ डिफरेंशिएट करे कि फॉर्म को देख के आपको कैसे समझना है। पहले जल्दी इनको ना नोट करो, एक बार दोबारा रिवाइज करवाता हूं अच्छे से, और इनको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार पहले इनको लिख लीजिए। हाँ जी, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर में इसमें क्या क्या चीजें हमने सीखी। वोज वर्ब के साथ आईएनजी अगर है, वोज वर्ब के साथ आईएनजी अगर है तो एक्टिव है। वोज वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है, आपका 100% पैसिव होगा। जैसे यहां पे एग्जाम्पल था, व्हेन द मिनिस्टर वोज शॉट डेड, मतलब वोज आ गया, आईएनजी है नहीं, पैसिव, मतलब मिनिस्टर के ऊपर गोली चली है, ये रिसीवर है। ये काम यहां सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, काम किसी और बंदे ने किया। अब यहां रनिंग का काम कौन कर रहे हैं, बंदे, बंदे आगे हैं, मतलब सब्जेक्ट आगे है, वर्ब लगा हुआ है, आईएनजी आना चाहिए था, आईएनजी था नहीं, तो मैंने रन तोड़ के क्या लिख दिया, रनिंग। हो गया सही, ऊपर आ, समझ गए। पुलिस ऑफिसर्स, अगर यहां मैंने वर्ब लगाया, मैं वर्ब ना लगाता कि पुलिस ऑफिसर्स ने भेजा, अब यहां पे अगर वर्ब ना लगा होता तो पुलिस ऑफिसर्स क्या बन जाते, सब्जेक्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बन जाता ऑब्जेक्ट, कि पुलिस ऑफिसर्स ने किसी को भेजा था ना, वो खुद गए थे, उनको किसी ने भेजा था, किसी ने फोन करा और कहा भी पुलिस ऑफिसर्स आप जाइए, तो पुलिस ऑफिसर्स वर सेंट टू द थिएटर, कि पुलिस ऑफिसर्स को थिएटर में भेजा गया और हर एक कोना कोना छाना गया। समझ गए बात। तो यहां वोज लगने का मतलब ये कोना कोना वोज चेक्ड बाय द पुलिस। ठीक है, ऊपर समझ गए बात, क्लियर है ये। तो इस तरह से आप थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखो। क्लियर है ये देखो, ही अगर वोज ना होता, ये क्या मतलब होता, ही वाउंडेड समवन, मतलब ये काम ही ने किया है, बट यहां पे वोज लगाना पड़ेगा कि ये काम उसके ऊपर हुआ है। एंड ही वॉज रश टू द हॉस्पिटल, उसको अस्पताल ले जाया गया, वो खुद नहीं गया। समझ में आई मेरी बात। तो ये चीज थी। आई होप आपको बहुत कुछ आज नया सीखने मिला होगा, बहुत चीजें आपने नहीं सीखी होंगी वॉइस के बारे में। ये चीजें मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती। ये मैं कोई यही नहीं कह रहा कि आपको पता है या मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये मैंने देखा है
ये मैंने भी ना खुद मत्था मार मार के सीखा हुआ चीजों को, ये चीजें कैसे बनी, क्या हुआ, इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लो चीजों को, क्या लॉजिक्स हैं, किस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलता है, एक स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस को डिफरेंशिएट करेगी, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। समझ गए बात? तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ध्यान से एक एक वर्ड सुना होगा, अगर नहीं कुछ समझ आया, वीडियो रिवाइंड करो, बार बार सुनो, बड़े ऑप्शन है आपके पास, वीडियो रिवाइंड करो, सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, और फिर प्ले कर लो। क्या दिक्कत है? करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और सेंटेंस डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, प्लस कुछ इसमें ना चीजें अजीब सी हैं वॉइस में, कई बार हमारे मूड के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, वो सब चीजों के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और वॉइस को खत्म करेंगे। ठीक है जी, क्लियर, डन। चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर देखने के लिए। आई होप आपने बहुत सीखा होगा, बहुत मजा करा होगा। ठीक है, और ये लेक्चर को जरूर अच्छे से लिख लेना अपने नोट्स में, एक एक चीज लिख लेना, बहुत काम आने वाली है आपके फ्यूचर में। ठीक है जी, क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक है, जो इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक पार्ट है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स वगैरह बिल्कुल बेसिक बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच।